उदयपुर की प्राचीन और रहस्यमयी रघुनाथ हवेली उस रात एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थी, जिसकी ऊंची दीवारें सदियों पुराने राज अपने सीने में दफन किए हुए थीं। शहर के शोर शराबे से मीलों दूर स्थित इस हवेली के चारों ओर सिर्फ घना जंगल और एक वीरान झील थी, जिसका पानी अमावस्या की रात में काले कांच जैसा चमक रहा था। अद्विक, जो अपनी ऐतिहासिक पुस्तक को पूरा करने के लिए एकांत की तलाश में यहाँ आया था, अपनी स्टडी टेबल पर झुका हुआ था। कमरे में जल रही एकमात्र पुरानी टेबल लैंप की पीली रोशनी उसके चेहरे की लकीरों को और गहरा दिखा रही थी। पिछले 3 हफ्तों से उसकी कलम रुकी हुई थी। उसके दिमाग में विचारों का अकाल पड़ा था और वो एक अजीब सी मानसिक थकान से जूझ रहा था। हवेली की खामोशी जो उसे शुरू में सुकून देने वाली लगी थी, अब उसे डसने लगी थी। तभी कमरे के भारी भरकम सागौन के दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की मगर स्पष्ट दस्तक हुई। रात के 11 बज रहे थे। अद्विक ने चौंक कर सिर उठाया। दरवाजे की चौखट पर नैना खड़ी थी, उसकी रिसर्चर और असिस्टेंट। नैना की उपस्थिति में हमेशा एक अजीब सा विरोधाभास होता था। वो कमरे में होती थी, फिर भी उसकी मौजूदगी हवा की तरह अदृश्य महसूस होती थी। आज उसके हाथ में एक छोटा मखमली डिब्बा था, जिसका रंग गहरा बैंगनी था, लगभग काला। वो बिना किसी आवाज के बिल्ली जैसी चाल चलते हुए कमरे के भीतर आई। उसके चेहरे पर एक विरक्त मुस्कान थी, जो अद्विक को हमेशा असहज कर देती थी। सर, मुझे नीचे वाले स्टोर रूम की सफाई करते वक्त ये मिला। नैना की आवाज रेशमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। उसने वो डब्बा अद्विक की मेज पर रख दिया। अद्विक ने अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए डिब्बे का ढक्कन खोला। मखमल की गद्दी पर एक पुराना शाही अंदाज का फाउंटेन पेन रखा था। यह कोई साधारण लेखन सामग्री नहीं थी। पेन का शरीर किसी अज्ञात भारी धातु से बना था, जो छूने में बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। उस पर चांदी की बारीक नक्काशी थी, जिसे गौर से देखने पर पता चलता था कि वो आपस में गुथे हुए सर्पों की आकृतियां थीं। उनकी आंखें लाल मणिक रूबीज की बनी थीं, जो लैंप की रोशनी में चमक रही थीं। अद्विक ने जैसे ही उसे उठाया, उसे अपनी उंगलियों में एक हल्का सा करंट महसूस हुआ, जैसे वो पेन सो नहीं रहा था बल्कि जाग रहा था। इसे इलाके में काली मसी कहते हैं। नैना ने अद्विक के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया। उसकी सांसें अद्विक के कान को छू रही थीं। बुजुर्ग कहते हैं कि इस कलम में एक पुरानी रूह की यादें हैं। इससे जो लिखा जाता है वो सिर्फ कागज पर नहीं उतरता, बल्कि तकदीर बन जाता है। अद्विक हंसना चाहता था, इस अंधविश्वास का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उस पेन का वजन उसके हाथ में असामान्य रूप से भारी था, जैसे वो धातु का नहीं बल्कि किसी के मांस और हड्डियों का बना हो। नैना की आंखें अद्विक के चेहरे पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए, जैसे वो उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन कर रही हो। अद्विक ने उसे धन्यवाद दिया और नैना एक बार फिर बिना जूतों की आवाज किए अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। रात गहराती गई और हवेली के बाहर हवाओं का शोर बढ़ने लगा। पुरानी खिड़कियों के पल्ले हवा के थपेड़ों से बार बार टकरा रहे थे, जिससे एक लयबद्ध डरावनी आवाज पैदा हो रही थी। घड़ी की सुइयां रात के ढाई बजा रही थी। अद्विक ने उस नए पेन में स्याही भरने का फैसला किया। जैसे ही उसने निब को स्याही की दवात में डुबोया, एक अजीब घटना घटी। पेन ने स्याही को इतनी तेजी से सोखा जैसे कोई प्यासा जानवर पानी पी रहा हो। दवात का स्तर देखते ही देखते आधा हो गया। अद्विक ने एक कोरा कागज खींचा और लिखने बैठा। जैसे ही पेन की ठंडी निब कागज के संपर्क में आई, कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। अद्विक को लगा कि उसके कमरे के कोने में, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा था, कोई खड़ा है। उसने झटके से सिर घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी, जो दीवार पर एक विकृत रूप में नाच रही थी। उसने वहम मानकर लिखना शुरू किया। पहले तो शब्द उसकी अपनी सोच के थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कलाई पर उसका नियंत्रण खत्म होने लगा। उसका हाथ एक मशीनी गति से चलने लगा। वो लिखना नहीं चाहता था, लेकिन पेन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी लिखावट बदल गई थी, कोणीय, नुकीली और क्रूर। वो अपनी किताब का अध्याय नहीं बल्कि कुछ और ही लिख रहा था। उसे अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी की गर्म और सड़ी हुई सांसें महसूस हो रही थी। कोई उसके कंधे के ऊपर से झांक रहा था। अद्विक का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो पेन छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियां उस धातु से चिपकी हुई थीं। 15 मिनट के संघर्ष के बाद पेन अचानक रुका।
अद्विक ने हांफते हुए देखा कि उसने पन्ने पर क्या लिखा है। वहां सिर्फ एक वाक्य बार बार दोहराया गया था, दरवाजा खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है, और अंत में एक नाम लिखा था, नैना। अगली सुबह जब सूरज की किरणें हवेली के धूल भरे पर्दों से छन कर अंदर आईं, तो अद्विक की हालत किसी बीमार व्यक्ति की जैसी थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और सिर फटने को हो रहा था। वो बाथरूम में गया और आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे, जैसे उसने हफ्तों से नींद न ली हो। जब वो मुंह धोने के लिए झुका तो उसकी नजर उसकी दाहिनी कलाई पर पड़ी। वो सन्न रह गया। उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान थे, गहरे नीले और बैंगनी निशान, जो किसी के जोर से पकड़ने से बनते हैं। वो निशान उसकी अपनी उंगलियों के नहीं थे, वे बहुत पतले और लंबे थे, किसी महिला के हाथ जैसे। अद्विक ने घबराकर अपनी आस्तीन नीचे खींच ली। वो नाश्ते की टेबल पर पहुंचा, जहां उसकी मंगेतर काव्या उसका इंतजार कर रही थी। काव्या पेशे से एक सर्जन थी, तर्क और विज्ञान को मानने वाली एक सुलझी हुई लड़की। उसने अद्विक को देखते ही चिंता जताई। अद्विक, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारी स्किन पीली पड़ रही है और ये अजीब सी गंध कैसी है? काव्या ने सूंघते हुए पूछा। अद्विक के शरीर से कस्तूरी और पुरानी सीलन की मिली जुली गंध आ रही थी। काव्या ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन अद्विक ने हिंसक तरीके से अपना हाथ झटक दिया। मुझे छूना मत, वो घुर्राया। उसकी आवाज में एक ऐसी अमानवीय खड़खड़ाहट थी जिसने काव्या को डरा दिया। ये वो अद्विक नहीं था जिसे वो जानती थी। मैं बस काम में व्यस्त हूं, तुम मुझ पर अपनी डॉक्टरी मत झाड़ो, उसने रूखेपन से कहा और वहां से चला गया। काव्या ने नोटिस किया कि अद्विक की चाल बदल चुकी थी। वो अब झुककर नहीं बल्कि एक अजीब अकड़ के साथ चल रहा था। अगले 4 दिनों में हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अद्विक अब नैना के प्रभाव में पूरी तरह कैद हो चुका था। वह दिन के उजाले से नफरत करने लगा था और उसने अपने कमरे के सभी रोशनदान और खिड़कियां मोटे काले कपड़े से ढक दिए थे। नैना अब सिर्फ उसकी असिस्टेंट नहीं बल्कि उसकी छाया बन चुकी थी। वो अद्विक के लिए दिन में 3 बार एक विशेष काढ़ा बनाती थी। जब वो काढ़ा उबालती तो पूरी रसोई में जली हुई जड़ी बूटियों और गंधक की बदबू फैल जाती। काव्या ने एक बार छिपकर उस काढ़े को देखा था। वह गाढ़ा लाल रंग का द्रव था जो खून जैसा दिखता था। अद्विक उस काढ़े को पीते ही एक अजीब सी समाधि में चला जाता। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो जाती और वह घंटों एक ही बिंदु को घूरता रहता। काव्या की बेचैनी अब डर में बदल रही थी। उसने महसूस किया कि घर में कुछ चीजें जगह बदल रही हैं। कभी दीवार पर टंगी पेंटिंग टेढ़ी हो जाती, तो कभी रात के सन्नाटे में छत पर किसी के बाहरी कदमों की आवाज आती, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। अद्विक का व्यवहार काव्या के प्रति क्रूर और अपमानजनक हो गया था। उसे काव्या की मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी, जबकि नैना को देखते ही उसके चेहरे पर एक बीमार सा सुकून आ जाता। यह साधारण आकर्षण नहीं था, यह एक तरह का मानसिक परजीवी संक्रमण था जो अद्विक की सोचने समझने की शक्ति को खा रहा था। सप्ताह के अंत तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक दोपहर जब अद्विक अपने अंधेरे कमरे में बंद था, काव्या ने हिम्मत करके उसकी डायरी खोजने का फैसला किया। वह दबे पांव अद्विक की स्टडी में घुसी। कमरे में ठंडक इतनी ज्यादा थी कि काव्या की सांसें भाप बन रही थीं। मेज पर वह काली डायरी रखी थी। काव्या ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले कुछ पन्नों पर अद्विक की सामान्य लिखावट थी, इतिहास के नोट्स, तिथियां। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, दृश्य भयावह होता गया। लिखावट बदल चुकी थी। अब पन्नों पर शब्द नहीं बल्कि भयानक चित्र बने थे। बिना सिर के इंसान, उल्टे लटके हुए जानवर और अजीब ज्यामितीय यंत्र। स्याही का रंग काला नहीं बल्कि भूरा था और उसमें से तांबे जैसी गंध आ रही थी। काव्या को महसूस हुआ कि यह साधारण स्याही नहीं बल्कि सूखा हुआ खून है। एक पन्ने पर काव्या का नाम लिखा था और उस पर बार बार लाल स्याही से कांटे का निशान क्रॉस बनाया गया था। काव्या के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि दरवाजा जोर से खुला। अद्विक वहां खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। सफेद हिस्सा गायब था। तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरे सत्य को पढ़ने की कोशिश की? वो चिल्लाया नहीं बल्कि फुसफुसाया, लेकिन वह फुसफुसाहट कमरे के हर कोने में गूंज गई। उसने काव्या को धक्का दिया, इतनी जोर से कि वह दीवार से जा टकराई। निकल जाओ यहां से, उसने आदेश दिया।
उस पल काव्या को यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा शख्स अद्विक नहीं है। क्लाइमैक्स की वह रात आंधी और तूफान लेकर आई। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर अद्विक अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वो सो नहीं पा रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वह काली मसी वाला पेन बेड साइड टेबल पर रखा था। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और सिर्फ बिजली की चमक से कमरा रोशन होने लगा। अद्विक की नजर उस पेन पर पड़ी। पेन अपने आप हिल रहा था। वो टेबल की सतह पर कंपन कर रहा था, जिससे एक भनभनाहट की आवाज आ रही थी। अद्विक डर के मारे पीछे खिसका, लेकिन उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। अचानक पेन लुढ़क कर फर्श पर गिर गया। गिरते ही वह 2 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन उसमें से नीली या काली स्याही नहीं निकली। पेन के अंदर से एक गाढ़ा काला कीचड़ जैसा पदार्थ रिसने लगा। वह पदार्थ फर्श पर फैलने लगा और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धता बताते हुए ऊपर की ओर उठने लगा। अद्विक की सांसें अटक गईं। उस काले कीचड़ ने धीरे धीरे एक इंसानी चेहरे का आकार लेना शुरू किया। पहले माथा बना, फिर आंखें और अंत में एक विभत्स मुस्कान। वह चेहरा नैना का था, लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं और मुंह सामान्य से ज्यादा बड़ा था। वह स्याही से बना चेहरा फर्श पर तड़प रहा था और अद्विक की ओर सरक रहा था। अद्विक चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद थी। उस स्याही से बने चेहरे से एक आवाज निकली, गीली, चिपचिपी और भारी। स्याही अब खून मांगती है अद्विक, स्याही अब खून मांगती है। अद्विक ने देखा कि कमरे के चारों कोनों से परछाइयां लंबी होकर उसकी ओर बढ़ रही हैं। वशीकरण का जाल अब पूरा हो चुका था। अद्विक की आत्मा एक पिंजरे में थी और चाबी उस काली स्याही के पास। बेहोश होने से ठीक पहले अद्विक ने देखा कि उसके हाथ की नसें काली पड़ रही हैं, जैसे वह स्याही उसके खून में मिलकर दिल की तरफ बढ़ रही हो। अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं, उसके भीतर भी था। हवेली अब घर कम और किसी प्राचीन श्राप का केंद्र ज्यादा लगने लगी थी। अद्विक का व्यक्तित्व अब पूरी तरह से विखंडित हो चुका था। उसकी आंखों में वो मानवीय चमक नहीं बची थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ एक खालीपन था, एक गहरा और अंधेरा शून्य जो देखने वालों को निगलने के लिए तैयार बैठा था। अद्विक अब दिन रात अपने अंधेरे कमरे में बंद रहता, जहां सूर्य की एक भी किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी। वो काव्या से मिलने से कतराता और जब भी काव्या जबरदस्ती कमरे में घुसने की कोशिश करती तो वो एक घायल जानवर की तरह गुर्राता। नैना अब खुलकर सामने आ चुकी थी। वो अद्विक की छाया बनकर नहीं बल्कि उसकी मालकिन बनकर हवेली में घूमती थी। एक रात जब घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थीं, जो तंत्र शास्त्र में शैतानी पहर माना जाता है, काव्या को अद्विक के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई थी। ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, बल्कि कई आवाज़ों का मिला जुला शोर था, जैसे कई लोग एक साथ किसी पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहे हों। काव्या ने डरते डरते दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। अद्विक बिस्तर पर नहीं था। वो कमरे के बीचों बीच हवा में कुछ इंच ऊपर अधर में लटका हुआ था। उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ा हुआ था और उसका सिर पीछे की तरफ इस तरह झुका था कि वो अपनी एड़ियों को देख सके। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो लगातार एक ही शब्द दोहरा रहा था, रक्तम देही प्राणम देही। सबसे खौफनाक बात यह थी कि दीवार पर अद्विक की परछाई उसकी शारीरिक स्थिति से मेल नहीं खा रही थी। परछाई सीधी खड़ी थी और उसके सिर पर सींग जैसी आकृति उभरी हुई थी। काव्या समझ गई कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। उसने अपनी चीख को हलक में ही दबा लिया और वहां से भाग खड़ी हुई। अगली सुबह जब अद्विक गहरी बेहोशी की हालत में था, काव्या ने हिम्मत करके उसके तकिए के नीचे हाथ डाला। उसे वहां एक काले कपड़े की पोटली मिली जिसे लाल धागे से कसकर बांधा गया था। काव्या ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी गुड़िया थी जिसे अद्विक के पुराने कपड़ों से बनाया गया था। गुड़िया के पेट में जंग लगी हुई कीलें ठुकी थीं और उसके गले में अद्विक का एक बाल लिपटा हुआ था। साथ में सफेद मदार की जड़ रखी थी जो वशीकरण की सबसे घातक सामग्री मानी जाती है। काव्या का शक यकीन में बदल गया। यह नैना का काम था। उसी शाम काव्या ने शहर के प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क किया। भैरवनाथ ने गुड़िया और अद्विक की हालत देखकर माथा पीट लिया। उन्होंने बताया कि नैना ने साधारण वशीकरण नहीं बल्कि पिशाच सिद्धि का प्रयोग किया है। वो काली मसी वाला पेन
एक पात्र है जिसमें एक भूखी आत्मा कैद है। नैना उस पेन के जरिए अद्विक की जीवनी शक्ति को उस पिशाच को खिला रही है। अमावस्या की रात आने वाली है। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, अगर उस रात नैना ने अपनी अंतिम क्रिया पूरी कर ली तो अद्विक का शरीर तो रहेगा, लेकिन उसमें आत्मा उस पिशाच की होगी। अद्विक हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो जाएगा। काव्या ने कसम खाई कि वो ऐसा नहीं होने देगी, चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। दूसरी तरफ नैना अपनी जीत के नशे में चूर थी। ऑफिस के बेसमेंट में बैठकर वो उस पेन के निब को अपनी ही कलाई पर चला रही थी। स्याही की जगह अब पेन में उसका अपना खून भरा जा रहा था। वो दीवार पर टंगी अद्विक की तस्वीर को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। बस एक रात और, फिर तुम मेरे हो जाओगे, अनंत काल के लिए। अमावस्या की काली रात आ पहुंची। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और हवा एकदम ठहरी हुई थी, जैसे प्रकृति भी आने वाले तूफान से डरकर सहम गई हो। नैना अद्विक को लेकर शहर के बाहर स्थित पुराने खंडहरों की ओर निकल गई, जो शमशान घाट के ठीक पीछे थे। अद्विक एक जिंदा लाश की तरह बिना किसी प्रतिरोध के उसके पीछे चल रहा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और आंखें पथरा गई थीं। काव्या और भैरवनाथ छिपते छिपाते उनका पीछा कर रहे थे। खंडहरों के बीच एक खुला मैदान था, जहां नैना ने काली मसी वाले पेन से जमीन पर एक विशाल त्रिकोण बनाया। स्याही और खून के मिश्रण से बना वो त्रिकोण अंधेरे में भी चमक रहा था। नैना ने अद्विक को त्रिकोण के केंद्र में बिठाया। उसने अपनी मांग में सिंदूर की जगह चिता की राख भरी और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हवा में सड़े हुए मांस और गंधक की बदबू फैलने लगी। गिद्ध और चमगादड़ उस घेरे के ऊपर मंडराने लगे। जैसे जैसे नैना की आवाज तेज होती गई, अद्विक का शरीर जमीन छोड़कर हवा में उठने लगा। उसकी त्वचा का रंग अब धूसर यानी ग्रे हो चुका था और उसकी नसों में काला तरल साफ दौड़ रहा था। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल रहा था। नैना ने खंजर निकाला और अपनी हथेली पर चीरा लगाया। मैं अपना रक्त देती हूं, इसे स्वीकार करो और इसमें प्रवेश करो, वो चिल्लाई। ये वह क्षण था जब अद्विक की आत्मा को शरीर छोड़ना था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए भैरवनाथ ने अभिमंत्रित जल और राई के दाने उस त्रिकोण की ओर फेंके। आग की लपटें अचानक नीली हो गईं। नैना का ध्यान भंग हुआ और वो क्रोध से भरकर मुड़ी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और मुंह से जानवरों जैसी कुर्राहट निकल रही थी। तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला, वो किसी मर्दानी आवाज में चिल्लाई और हवा में हाथ लहराया। एक अदृश्य शक्ति ने भैरवनाथ को दूर जा पटका। काव्या, जो एक खंभे के पीछे छिपी थी, समझ गई कि अब सब कुछ उस पर निर्भर है। उसने देखा कि अद्विक के गले में एक ताबीज है, वही ताबीज जो नैना ने उसे सुरक्षा के नाम पर दिया था, लेकिन असल में वही वशीकरण का एंकर था। काव्या अपनी जान की परवाह किए बिना लपटों के बीच कूद पड़ी। नैना उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन काव्या ने पूरी ताकत से अद्विक के गले से वो ताबीज खींच लिया। ताबीज हाथ में आते ही काव्या की हथेली जलने लगी, जैसे उसने अंगारा पकड़ लिया हो। उसने बिना एक पल गंवाए उस ताबीज को पास जल रही हवन कुंड की आग में फेंक दिया। उसी क्षण भैरवनाथ ने उठकर अपनी पूरी आत्मिक शक्ति लगाकर विपरीत प्रत्यंगिरा मंत्र का जाप शुरू किया। यह मंत्र काला जादू करने वाले पर ही उसका वार वापस लौटाने के लिए जाना जाता है। हवन कुंड से एक जोरदार धमाका हुआ। अद्विक का शरीर धम से जमीन पर गिरा और वो जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। वो काली छाया जो अद्विक के शरीर में घुसने के लिए तैयार थी, अब अपना रास्ता बदल चुकी थी। समझौता टूट चुका था और पिशाच को एक शरीर चाहिए था। उसने नैना की ओर रुख किया। नैना डर के मारे पीछे हटने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी मालकिन हूं, वो चीखी। लेकिन वो काली धुंध नैना के चारों ओर लिपट गई। नैना का शरीर हवा में उड़ गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। वो काली मसी वाला पेन जो जमीन पर गिरा था, अचानक हवा में उड़ा और सीधा नैना की छाती में जा धंसा। पेन फट गया और गाढ़ी काली स्याही नैना के पूरे चेहरे और शरीर पर फैल गई। नैना की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि खंडहरों के पत्थर भी कांप उठे। स्याही उसके मुंह, नाक और आंखों में घुसने लगी। वो पिशाच अब नैना को भीतर से खा रहा था। कुछ ही पलों में नैना का शरीर ऐंठा और फिर वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, डरावनी और काली, जिनमें अब उस पिशाच का वास था।
वातावरण एकदम शांत हो गया, तूफान थम गया और लपटें बच गईं। काव्या दौड़कर अद्विक के पास गई। अद्विक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वो कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान वापस आ चुकी थी। उसने काव्या को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। वो काला जादू, वो वशीकरण, सब उस राख के साथ खत्म हो चुका था, लेकिन उसके निशान उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए छप गए थे। 6 महीने बाद उदयपुर की उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अद्विक और काव्या ने शहर छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की, लेकिन अद्विक ने लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसे अब भी स्याही की गंध से उबकाई आती थी। लेकिन कहानी का असली अंत शहर के पागलखाने के वार्ड 4 में हुआ। सेल नंबर 404 के अंधेरे कोने में एक औरत बैठी थी, नैना। वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। डॉक्टर कहते थे कि उसने अपनी जीभ खुद काट ली है, इसलिए वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी हरकतें रोंगटे खड़े करने वाली थीं। वो दिन भर अपनी कोठरी की दीवार के सामने बैठी रहती और अपनी उंगलियों को दांतों से काट कर खून निकालती। फिर उस खून से वो दीवार पर बार बार एक ही वाक्य लिखती रहती, स्याही अभी सूखी नहीं है, स्याही अभी सूखी नहीं है। जब भी नर्स उसे साफ करने आती, नैना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।